शुरुआती दृश्य में कई पर्यटक पटाया शहर की यात्रा के लिए थाईलैंड के हवाई अड्डे पर आते हुए दिखाई देते हैं। उनमें से हमारा परिचय बार्नी एमरल्ड नाम के एक बड़े व्यक्ति से होता है, जो नशीली दवाओं का सेवन करता है और भटका हुआ प्रतीत होता है। वह आधा नग्न है और हवाई अड्डे पर पुलिस स्टेशन के बाहर इंतजार कर रहा है। इस पल में उसे पिछली रात याद आती है जब वह एक बार में था। एक थाई महिला बार्नी के पास आई और उसे अत्यधिक मात्रा में शराब पीने के लिए मजबूर किया। जब वह नशे में था तो एक अज्ञात व्यक्ति, संभवतः महिला का एक साथी, उसे एक वैन में ले गया और छोड़ने से पहले उसे लूट लिया। वह इस समय सड़कों पर आंशिक रूप से निर्वस्त्र है। बार्नी एक युवा लड़की के साथ खेल रहा है और एक पुलिस अधिकारी से बात करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। जब अंततः उसकी बारी आती है तो वह कल रात जो कुछ हुआ था उसे सब कुछ समझाता है और पुलिस अधिकारी के जवाब में महिला को पकड़ने में सहायता मांगता है। उल्लेख है कि उन्होंने पहले ही मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन इसमें कई दिन लग सकते हैं। इससे बार्नी के लिए चिंता का विषय है क्योंकि उसके पास पैसे की कमी है और वह कहीं नहीं जा सकता है। इसके अलावा उसके पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज चोरों द्वारा चुरा लिए गए हैं। ये सब सुनकर कि यह पोंग उसे प्रदान करता है बस किराए के लिए एक पत्र और 50 बॉट नकद, जिसमें उसे पर्यटक सूचना केंद्र से संपर्क करने की सलाह दी गई। बार्नी ने इस उदार कार्य के लिए आभार व्यक्त किया और अपने युवा मित्र को अलविदा कहने के बाद प्रस्थान किया। इसके बाद वह स्कूटर की सवारी करता है और पर्यटक केंद्र की ओर जाता है, ये जानने के लिए कि यह अब नवीनीकरण के लिए बंद है। न तो पैसे हैं और न ही रहने के लिए कोई जगह है। बार्नी थोड़ी देर के लिए सड़कों पर घूमता है और रास्ते में आराम करने के लिए जगह ढूंढता है। कुछ ही समय बाद कैटन नाम की एक लड़की अचानक उसकी ओर दौड़ती हुई आती है। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। बुरे लोग। हालांकि बार्नी इस पर थोड़ा ध्यान देता है क्योंकि वह पहले से ही अपनी परेशानियों से जूझ रहा है। बुरे लोग जल्द ही उसके पास आते हैं और पूछते हैं कि क्या उसने लड़की को देखा है, लेकिन बार्नी, जो उनकी भाषा समझने में असमर्थ है, बस उससे कहता है कि मुझे यह नहीं पता। लड़कों को गुस्सा आता है और वे बिना किसी परेशानी के जाने का फैसला करते हैं। इस बीच बार्नी अपने पीछे एक फूड मेनू बोर्ड के सामने झुक जाता है। वह लड़की की चीख से चौंक जाता है। इससे खलनायक भी सचेत हो जाते हैं और वे लड़की को पकड़ने के लिए वापस लौटते हैं। बनी भी बचने के लिए उठ जाता है। हंगामा। लेकिन उसके लंबे और प्रभावशाली शरीर को देखकर गैंगस्टर डर जाते हैं। उनका मानना है कि बार्नी लड़की का बचाव करने वाला है, इसलिए वे उसका सामना करने के लिए खुद को तैयार करते हैं। लेकिन तभी एक टक टक तेज आवाज के साथ गुजरता है, जो आश्चर्यजनक रूप से बार्नी को डरा देता है, क्योंकि वह डर के मारे सहम जाता है। गैंगस्टर यह महसूस करते हुए उस पर हंसते हैं कि वह कमजोर है। फिर वे कैप्टन पर हमला करते हैं, लेकिन वह तेजी से बार्नी के नीचे छिप जाती है, जो उसके लिए किए गए प्रहारों को तभी झेलता है जब ऐसा लगता है कि वे दोनों पिटने वाले हैं। कैटन की बहन डोक्या घटनास्थल पर पहुंचती है। डोक्यो प्रकट होता है, एक पेशेवर मय थाई फाइटर होने के नाते, और अपनी घातक चालों का उपयोग करके वह आसानी से बुरे लोगों को हरा देती है। अंततः लड़कियां गैंगस्टरों को फंसाने के लिए बार्नी का उपयोग करती हैं, इससे पहले कि वे उन घटनाओं से पूरी तरह से हतप्रभ हो जाएं, जो बार्नी बार बार उन लोगों से माफी मांगती हैं और दावा करती हैं कि उनका ऐसा कभी इरादा नहीं था। बाद में उन्हें नुकसान पहुंचाया। डोक्यो ने
कैटन से पूछा कि वे लोग उसका पीछा क्यों कर रहे थे। बाद में उसने बार्नी पर दोष मढ़ दिया, लेकिन अंततः पता चला कि उसने बाद में एक गैंगस्टर की जेब काट ली थी। जब घर वापस लौटते समय दोनों बहनों का अप्रत्याशित रूप से बार्नी से सामना हुआ। बिल्ली कुछ सामान लौटाती है और पीछे छोड़ गई थी। उसकी उदारता को देखकर लड़कियों ने बार्नी को अपने मठ में लाने का फैसला किया और उसे रात बिताने के लिए एक जगह की पेशकश की। आगमन पर उन्होंने बार्नी को एक वरिष्ठ भिक्षु से मिलवाया, जो उसे तब तक वहां रहने की अनुमति देता है जब तक वह नहीं आता। उसका पासपोर्ट मिला। साधु ने कैटन को आधे नग्न विशाल बार्नी के लिए कुछ उपयुक्त कपड़े ढूंढने का निर्देश दिया। फिर मठ में अन्य बच्चों के साथ सोने के क्वार्टर साझा किए, लेकिन वह अपने तेज खर्राटों से उन्हें परेशान कर देता है। दूसरी ओर हम एडम नाम के दो विदेशियों को देखते हैं, और विदेशियों ने नैरोंग नामक स्थानीय थाई व्यवसायी की स्मिथ मीटिंग में उन्हें एक विशेष लैपटॉप उपकरण दिखाया, जिसमें एक छिपा हुआ डिब्बे था जिसे केवल हीरे जैसी क्रिस्टल कुंजी का उपयोग करके अनलॉक किया जा सकता था। एक मूल्यवान कैमेलिया डायमंड सेट को अत्यधिक सुरक्षित तिजोरी में ले जाया जा रहा था। फिर पता चला कि सेट को विश्व आभूषण मेले के लिए थाईलैंड लाया गया था। अगली सुबह बच्चों ने बार्नी को जगाया और वह पूरे दिन शहर के भिक्षुओं के साथ उनके अनुष्ठानों में सहायता करने के लिए आगे बढ़ा। बार्नी बच्चों के साथ सांप्रदायिक भोजन सहित विभिन्न गतिविधियों में संलग्न रहा, और दोपहर में मठ के कामों में मदद करते हुए कप्तान और डोक्यो उसे समुद्र तट पर अपनी मां के छोटे से रेस्तरां में ले आए। महिला बार्नी की विशाल काया से आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन फिर भी वह उसका गर्मजोशी से स्वागत करती है। वे उसे प्रसिद्ध स्थानीय व्यंजनों का स्वाद देते हैं, जिसे सोमटम कहा जाता है। पहली बार खाने पर व्यंजन का तीव्र तीखापन बार्नी को लाल कर देता है और बेकाबू हो जाता है। वह एक हल्क जैसे जानवर में बदल जाता है और पानी की तलाश करता है। दुर्भाग्य से इस प्रक्रिया में वह गलती से रेस्तरां में तबाही मचा देता है, और यहाँ तक कि उनकी मां पर भी हमला कर देता है। मैं बार्नी को गर्म स्थिति में लाने के लिए एक याचिका शुरू कर रहा हूँ। बार्नी के आखिरकार शांत हो जाने के बाद वह अपने कार्यों के लिए पश्चाताप व्यक्त करता है और समझाता है कि उसने अपने शरीर पर नियंत्रण खो दिया है। वह पैसे कमाने और क्षतिग्रस्त रेस्तरां के पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए जो कुछ भी कर सकता है वह करने का वादा करता है। इससे कैप्टन के मन पर आघात होता है, और वह उसे एक फाइट क्लब के लिए प्रशिक्षित करने के विचार के साथ आती है। वह इस अवधारणा को डोक्यो के साथ साझा करती है, जो उसे प्रशिक्षण देने का काम करने के लिए सहमत हो जाता है। इस प्रकार बार्नी का कठोर प्रशिक्षण उसी दिन से शुरू होता है। डोक्यो उसे मय थाई तकनीक सिखाता है, और यहाँ तक कि इसकी व्यवस्था भी करता है। उसे एक युवा लड़के के साथ झगड़ा करना था, लेकिन बनी के बड़े शरीर के बावजूद वह इन प्रशिक्षण सत्रों के बीच लड़के द्वारा आसानी से पीटा जाता है। बार्नी अपने दुर्भाग्यपूर्ण अतीत के बारे में भी खुलता है। वह बताता है कि उसने एक लकी ड्रॉ के माध्यम से पटाया की यात्रा जीती थी, जो उसे यहाँ लेकर आई थी। थाईलैंड को पहले ही दिन लूट लिया गया। इस बीच एक टेलीविजन समाचार प्रसारण ने कैमेलिया डायमंड सेट की चोरी की रिपोर्ट दी। बाद में पता चला कि एडम और स्मिथ ही इस डकैती के पीछे हैं। उन्होंने चुराए गए हीरो को अपने विशेष लैपटॉप में छुपाया था, और अपनी योजना के अगले चरण पर चर्चा करते हैं, जिसमें भुगतान प्राप्त करने के लिए ब्रुनाई में पैकेज पहुंचाना शामिल है। हालांकि चूंकि उनके पास थाईलैंड में कुछ और दिन
शेष हैं, इसलिए वे वहां अपने समय के हर पल का आनंद लेने का फैसला करते हैं। निम्नलिखित दृश्य में कप्तान और बार्नी चल रहे हैं साथ में। जब बाद वाले ने बार गर्ल को नोटिस किया, जिसने पहले उसे लूटा था, तो वह चिंतित होकर कैप्टन के साथ उसका पीछा करता है। संयोग से अधिकारी पोंग पीछा कर रहा है और उनका भी पीछा करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद बार्नी लड़कियों के ठिकाने पर पहुंचता है और एक संग्रह की खोज करता है। चुराए गए पासपोर्ट कोई परेशानी नहीं चाहते। वह बस अपने पासपोर्ट के लिए अनुरोध करता है, लेकिन लुटेरे उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। सौभाग्य से पोंग समय पर पहुंच जाता है और अपराधियों को एक एक करके पीटता है और उन्हें हिरासत में ले लेता है। कैप्टन बार्नी का पासपोर्ट ढूंढने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वह गुप्त रूप से बाद में शाम को वह इसे अपने बैग में छिपा लेती है। बहनें इस बात को लेकर चिंतित रहती हैं कि वे अपनी मां का समर्थन करने के लिए पैसे कैसे कमा सकती हैं। जैसे ही उनकी बातचीत सामने आती है, वे एक योजना तैयार करती हैं और कैथरीन अपनी मां के पास पहुंचती है और डोक्यो को मए थाई नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति मांगती है। डोक्यो का सच्चा इरादा एक मुक्केबाजी मैच में भाग लेना और पैसा कमाना है, यह मानते हुए कि यह एक हानिरहित नृत्य प्रतियोगिता है। उनकी मां उन्हें अगले दिन आगे बढ़ने की सहमति देती है। बार्नी के साथ दो बहनें फाइट क्लब में जाती हैं और योंग नाम के आयोजक के पास जाकर अनुरोध करती हैं। डोक्यो के लिए मैच संयोग से नारोग और उसका गिरोह जो चोरी हुए डायमंड सेट के लिए जिम्मेदार हैं, वे भी वहां मौजूद हैं। जल्द ही डॉकी की लड़ाई की घोषणा की जाती है, लेकिन उसे निराशा हुई कि उसे एक पुरुष प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ खड़ा किया गया है, जिससे उनका मैच पूरी तरह से अनुचित हो गया है। फिर भी डॉकी ने पीछे हटने से इनकार कर दिया क्योंकि उसे इसकी आवश्यकता थी। नियमों के अनुसार अपनी मां की खातिर पैसा। अगर डोक्यो विजयी होती है तो वह मैच पर लगाए गए दांव की 10 गुना राशि तक जीत जाएगी। जल्द ही लड़ाई शुरू हो जाती है और शुरुआती क्षणों में डॉकस अपने कौशल का प्रदर्शन करते हुए चतुराई से अपने प्रतिद्वंद्वी के हमलों से बच जाती है। हालांकि इस दौरान दूसरे दौर में प्रतिद्वंद्वी ने सावधानी से अपने बॉक्सिंग दस्तानों के भीतर एक ब्लेड छुपाया और निर्दयता से डॉकी के चेहरे को काट दिया। चोट के कारण वह लगभग बेहोश हो गई। फिर भी वह अपने प्रतिद्वंद्वी द्वारा अपनाई गई अनुचित रणनीति के बावजूद एक बार फिर उठने की ताकत जुटाने में सफल रही। साहसी लड़की जारी रही बहादुरी से लड़ते हुए अंततः उसे जमीन पर गिरा दिया। ये देखते हुए यान ने तुरंत रेफरी को घंटी बजाने का संकेत दिया, जिससे मैच ड्रॉ में समाप्त हुआ। लड़ाई के बाद तिकड़ी डोकी की पुरस्कार राशि लेने के लिए युवा के पास पहुंची, लेकिन उन्हें निराशा हुई कि उन्हें केवल 1000 बॉट्स ही दिए गए। एक बड़ी राशि का अनुरोध करते हुए यांग ने अपने आदमियों को होटल के कमरे में कहीं और बुलाया। डायमंड चोर खुद को घबराहट की स्थिति में पाते हैं क्योंकि उन्हें पता चलता है कि उन्होंने क्रिस्टल कुंजी खो दी है। नारोग जबरदस्ती लैपटॉप खोलने का सुझाव देते हैं, लेकिन स्मिथ ऐसा करने के डर से इसके प्रति आगाह करते हैं। कोई कृत्य संभावित रूप से इसकी सामग्री को नुकसान पहुंचा सकता है। गुम हुई चाबी का पता लगाने के प्रयास में उन्होंने विशेष रूप से फाइट क्लब पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा की। उन्हें आश्चर्य हुआ कि जब उनका ध्यान भटका तो उन्होंने कैटन को चाबी चुराते हुए देखा। अब समय समाप्त होने के साथ लुटेरे एक गंजे व्यक्ति को काम पर रखते हैं और अगले दृश्य में कैप्टन को पकड़ने के लिए उसे 100 ग्रैंड की पेशकश करते हैं।
हम बार्नी को देखते हैं, जो अब मछली बाजार में काम करता है। वह अपनी कमाई का उपयोग उस रेस्तरां के पुनर्निर्माण के लिए निर्माण सामग्री खरीदने के लिए करता है जिसे उसने पहले गलती से नष्ट कर दिया था। कुछ दिनों बाद वे एक नया निर्माण करते हैं और बेहतर रेस्तरां जो अधिक विशाल प्रतीत होता है। परिवार बिना समय बर्बाद करता है और उसी शाम से अपना व्यवसाय शुरू करता है। बार्नी को भोजन पीसने का काम सौंपा जाता है, लेकिन अपनी ताकत के कारण वह कुछ मोटा तोड़ देता है, जिसके परिणामस्वरूप कैटन को यह विचार आता है एक बड़ा मोटा प्राप्त करना जो बड़े आदमी के लिए बिल्कुल उपयुक्त होगा। और जैसे जैसे दिन बीतते हैं, रेस्तरां की लोकप्रियता बढ़ने लगती है। स्थानीय लोगों और आगंतुकों दोनों को आकर्षित करना शुरू हो जाता है, जो प्रसिद्ध थाई डिश को आजमाना चाहते हैं। एक शाम बार्नी, 2 बहनें और उनकी मां एक साथ आती हैं, उपहार के रूप में डोकी का जन्मदिन मनाएं। कॉटन ने उसे उसी क्रिस्टल कुंजी से बना एक हार उपहार में दिया। ये देखकर डोकी को संदेह हुआ और उसने सवाल किया कि क्या हार चोरी से प्राप्त किया गया था। हालांकि अगले दिन कॉटन झूठ बोलती है कि यह एक नकली वस्तु है। सड़कों पर टहलते हुए जब एक वैन अचानक उनका रास्ता रोक लेती है तो कुछ लोग वाहन से बाहर निकलते हैं और उन तीनों का अपहरण कर लेते हैं। इसके बाद उन्हें हीरा लुटेरों के पास ले जाया जाता है, जो जल्द ही उनसे क्रिस्टल की के ठिकाने के बारे में पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। एडम को पता चलता है कि चाबी डोकी के गले से लटक रही है और वह उसे छीन लेता है। लेकिन घटनाओं के एक चौंकाने वाले मोड़ में नारोग अपने गिरोह के सदस्यों के खिलाफ बंदूक तान देता है। वह विश्वासघात का एहसास करते हुए खुद के लिए इनाम लेना चाहता है। एडम जबरदस्ती डोकी को पीड़ा में चिल्लाने पर मजबूर कर देता है। जब गिरोह के सदस्य आपस में लड़ते हैं तो क्रिस्टल की को उसके मुंह में डाल देते हैं। डोक्यो मौके का फायदा उठाकर घटनास्थल से भाग जाता है। जवाब में नारंग अपने कुछ साथियों को उसका पीछा करने का आदेश देता है, जबकि अन्य को बार्नी और कैप्टन को खत्म करने का निर्देश देता है। फिर दोनों को एक के खिलाफ पिन कर दिया जाता है। दीवार दंडित होने के लिए तैयार है, लेकिन तभी कैप्टन की नज़र पास में कुछ टॉम की प्लेट पर पड़ती है। वह तेजी से काम करती है। वह बार्नी को मसालेदार पकवान खिलाती है, जिससे वह अपनी ताकत से एक उग्र लाल विशालकाय में बदल जाता है। बार्नी बुरे लोगों को आसानी से हरा देता है और डोक्यो को बचाने के लिए दौड़ता है। रास्ते में वह 3 दुर्जेय पहलवानों के पास जाता है जो उसे रोकने के लिए वहां मौजूद थे। वे उसे पीटना शुरू कर देते हैं और ये देखकर कपास कभी कभी आसपास की सामग्री का उपयोग करके अत्यधिक मसालेदार का एक और बैच तैयार करने का फैसला करती है। जैसे ही उसे मौका मिलता है वह इसे एक बार फिर से बार्नी को खिला देती है। एक विध्वंसक दानव में उसका अनियंत्रित परिवर्तन शुरू हो जाता है और पहले की ही तरह वह उन पहलवानों पर हावी हो जाता है और उन्हें हरा देता है। इस बीच टोकी रास्ते में लड़ाई में लगे पीछा करने वाले गैंगस्टरों से बचने की कोशिश करता है। हालांकि उसके प्रयास निरर्थक साबित होते हैं क्योंकि वह अंततः गंजे व्यक्ति द्वारा पकड़ ली जाती है जो उसे पकड़ कर रखता है। बंदूकधारी बार्नी इसे दूर से देखता है, इसलिए वह बचाव के लिए दौड़ता है। दुखद रूप से उसे गोली मार दी जाती है, जिससे वह जमीन पर गिर जाता है क्योंकि वह दर्द में सवारी कर रहा था। डोक्यो उसकी आंखों में आंसू के साथ उसके पास आती है और उसका पासपोर्ट वापस कर देती है। वह इसे छिपाने के लिए माफी मांगती है। उसने कहा कि उसे डर है कि वह उसे छोड़ देगा। बनी शब्दों से प्रभावित हो गया
और जब उसने पासपोर्ट खोला तो उसे एक स्केच मिला जिसमें उसे अपनी बहनों के साथ दर्शाया गया था। इस बीच एडम और स्मिथ के साथ एक बार फिर सुलह नहीं हुई, जिन्होंने डॉक्यू को अपने पास खींचने से पहले गंजे आदमी को गोली मार दी। प्राइवेट जेट के बाद लुटेरे क्रिस्टल लेने के लिए उसकी चीरफाड़ करने वाले हैं, जबकि बनी अपनी बची हुई ताकत को बुलाता है और विमान के अंदर विमान की ओर झपटता है। लेकिन रंग का व्यवहार अचानक नहीं बदलता है और वह फिर से एडम को चाकू मारने वाले अपने विदेशी साथियों के खिलाफ हो जाता है। लेकिन परिणामस्वरूप एडम भी बच जाता है। उसे गोली मारने के परिणामस्वरूप उन दोनों की मृत्यु हो गई, जिसके बाद बार्नी ने एक भयंकर युद्ध में स्मिथ का सामना किया, जबकि डॉकी ने उसे विमान से भागने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि बनी ने अपने अंतिम दुश्मन को हरा दिया। वह अपनी चोटों के कारण मर गया और फर्श पर गिर गया। ये देखकर दोनों बहनें दौड़ पड़ीं। वह अपने पक्ष में है और होश में आने की बेताब कोशिश में रोना शुरू कर देता है। मैन कैप्टन बार्नी से अपना मुंह खोलने के लिए कहता है, ताकि वह कभी कभी उसे कुछ खिला सके। उसके शब्दों को सुनकर चमत्कारिक ढंग से विशाल आदमी होश में आ जाता है और यह कहते हुए भाग जाता है कि वह फिर कभी पकवान नहीं खाएगा। फिल्म समाप्त होती है जब हमें पता चलता है कि बार्नी अपने मूल देश लौट आया है। वह एक छोटी छुट्टी यात्रा के लिए कैप्टन को भी अपने साथ लाया है। इस तरह के और वीडियो के लिए सदस्यता लें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए एक लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।